ओके जी, वेलकम बैक। डिस्कस किया था और सॉर्ट का इनफैक्ट दो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अल्लाह का शुक्र है नवीद, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। सो वी डिस्कस्ड टू क्वेश्चंस ऑफ सॉर्ट एनालिसिस। एक अभी सितंबर 19 का क्वेश्चन था विच वाज फ्रॉम दिस मैट्रिक्स एंड दैट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट कुड एवर कम इन द एग्जामिनेशन। और दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो ईट स्मार्ट वाला। टुडे वी विल डिस्कस कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज, माइकल पोर्टर। अगले तीनों मॉडल्स जो हैं वो माइकल पोर्टर से बिलोंग करते हैं। प्रोफेसर माइकल पोर्टर एक अमेरिकन प्रोफेसर है जिसने 1980s में स्ट्रेटजी पे बहुत काम किया था। इसने स्ट्रेटजी के ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी और इसने बताया दुनिया को कि स्ट्रेटजी क्या होती है, कंपैरेटिव स्ट्रेटजी क्या होती है, हाउ कंपैरेटिव स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है ना। माइकल पोर्टर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की थी फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। माइकल पोर्टर कंडक्टेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी ऑन फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी। माइकल पोर्टर ने कहा था कि इदारे जो हैं वो कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं। तो माइकल पोर्टर सेड दैट देयर आर टू फैक्टर्स। जी अभी बताता हूँ क्या होती है कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स फर्म प्रॉफिटेबिलिटी। माइकल पोर्टर कहते हैं कि दो फैक्टर्स होते हैं जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नंबर वन, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कितनी है। बेटा अभी स्टार्ट किया है, जस्ट अ मोमेंट बैक। कल हम लोगों ने सॉर्ट एनालिसिस को कंक्लूड किया था। टुडे वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। आई हैव जस्ट टोल्ड कि माइकल पोर्टर एक बड़ा रिनाउंड ऑथर गुजरा है। अगले तीनों मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव स्ट्रेटजी मॉडल, वैल्यू चेन मॉडल एंड 5 फोर्सेस मॉडल, अगले तीनों मॉडल जो हैं ये माइकल पोर्टर से बिलोंग करते हैं। तो माइकल पोर्टर ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टडी की। इसने डिस्कस किया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जो कंपनी के रिटर्न्स को या उसके प्रॉफिट्स को अफेक्ट करते हैं। द की डिटर्मिनेंट्स और द की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिटर्न्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने कहा कि एक तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इसका मतलब क्या है, हाउ प्रॉफिटेबल द इंडस्ट्री इज। हमने इंडस्ट्री को कल डिफाइन किया था। इंडस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ अ लाइक ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ कलेक्शन, ये अच्छा वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ alike organizations offering alike products to same segments of the market। इसे कहते हैं इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। लेट्स से एजुकेशन इंडस्ट्री, ठीक है, ऑलमोस्ट एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं, एक जैसी डिग्रीज हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं, एक जैसी मेडिसिन हैं। फिल्म इंडस्ट्री, ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं ना, इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज आर इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं। यू हैव सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। तो बेसिकली माइकल पोर्टर कहता है कि इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री के कंपटीशन के ऊपर। इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री के कंपटीशन के ऊपर, ठीक है। द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की जो अट्रैक्टिवनेस है डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ कंपटीशन। एक इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना हाई है या कितना लो है। हायर द कंपटीशन, लेस अट्रैक्टिव
विल बी द इंडस्ट्री। जितना कंपटीशन हाई होगा इंडस्ट्री उतनी लेस अट्रैक्टिव होगी, जितना कंपटीशन लो होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, जितना कंपटीशन लो होगा इंडस्ट्री उतनी अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव से क्या मुराद है कि इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर्स कम है, ऑर्गेनाइजेशंस कम है, और इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर बहुत ज्यादा है, और अभी बहुत सारा ऐसा कस्टमर है जिसकी नीड अनसेटिस्फाइड है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर फिर जो प्लेयर्स हैं वो अपनी मर्जी के प्रॉफिट चार्ज कर सकते हैं, अपनी मर्जी की प्राइसेस सेट कर, इट्स जस्ट अ सप्लाई एंड डिमांड फिनोमेना ना। इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कब होती है? जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है। इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव कब होती है? जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो वो अनअट्रैक्टिव हो जाती है। वेरी सिंपल, ठीक है। हायर द कंपटीशन लेस अट्रैक्टिव। यहाँ पे अट्रैक्टिव से मुराद है किसके लिए अट्रैक्टिव? न्यू एंट्रेंट्स के लिए अट्रैक्टिव, नए आने वालों के लिए अट्रैक्टिव, ठीक है। अट्रैक्टिव फॉर न्यू एंट्रेंट्स, नए आने वालों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में फास्ट फूड्स की मिसाल लें। आज से 20 साल पहले मैकडोनल्ड्स आया था पाकिस्तान में अपने बिजनेस को लेके, तो उस वक्त पाकिस्तान में फास्ट फूड इंडस्ट्री बड़ी अट्रैक्टिव थी। नहीं नहीं, हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होती ना, एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। 20 years बैक फास्ट फूड चेन वॉज वेरी अट्रैक्टिव इन पाकिस्तान, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स ही कोई नहीं थे। मैकडोनल्ड्स जो है, हाँ वेरी नाइस, वेरी गुड, अनसेचुरेटेड, यस। अट्रैक्टिव से मुराद है कि अभी अनसेचुरेटेड है, अभी उसमें मजीद न्यू प्लेयर्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। अभी इतनी डिमांड है कि अगर कोई नया प्लेयर भी आ जाएगा, प्लेयर से मुराद है ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएगी प्रोडक्ट्स लेके अपने, तो वो भी अपनी सेल्स को जनरेट कर लेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे स्मार्टफोन्स की मिसाल ले लें। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें स्मार्टफोन की इंडस्ट्री सेचुरेट हो रही है। पहले सिर्फ एप्पल और सैमसंग थे, जगह थी। फिर ओप्पो आ गया, फिर हुआवे आ गया, फिर एमआई आ गया, वीवो आ गया, सेकंड टीयर ब्रांड्स आ गए, चाइनीज ब्रांड्स आ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता सेचुरेशन पे जा रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता सेचुरेट हो रही है। 8 से 5 7 साल पहले सेचुरेटेड नहीं थी, ठीक है ना। इसी तरह इफ यू टॉक अबाउट फास्ट फूड चेन्स, तो मैकडोनल्ड्स आ गया, केएफसी आ गया, पिज्जा हट आ गया, बर्गर किंग आ गया, फैट बर्गर आ गया, इतने सारे ब्रांड्स आ गए इंटरनेशनली, अब सेचुरेट हो चुके हैं। अब अगर कोई नया ब्रांड आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांड आया था अभी रिसेंटली पाकिस्तान में, अमेरिकन चेन थी, क्या नाम था इसका, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। नहीं कामयाब हो सके, ठीक है, निकल गए मार्केट से, बाहर निकल गए, ठीक है ना। इसी तरह एयरलाइन सर्विसेज की मिसाल ले लें, कोई भी इंडस्ट्री देख लें आप, तो माइकल पोर्टर कहता है कि इंडस्ट्री जितनी अट्रैक्टिव होगी इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर द न्यू एंट्रेंट्स एज वेल एज फॉर द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। अच्छा, इंडस्ट्री, इवन दो इंडस्ट्री हाईली अनकम्पेटिटिव है, मींस अनअट्रैक्टिव है, इंडस्ट्री में ऑलरेडी बड़ा सीवियर कंपटीशन है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रॉफिट्स को हाई कर सकते हैं। कैसे? कैसे? बाय सुपीरियर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। इवन इन एन unattractive industry, a firm may still be profitable by offering superior products and services. You see, अब फास्ट फूड चेन सेचुरेट कर चुका है। हाँ बिल्कुल, फास्ट फूड नहीं, टी अपने आप में इंडस्ट्री नहीं है, टी इज अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एफएमसीजी इंडस्ट्री है पूरी। चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, साबन, ये इंडस्ट्रीज नहीं है। इसके ऊपर बड़ी एक इंडस्ट्री है फास्ट मूवी, इसे कहते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये एफएमसीजी इंडस्ट्री कहलाती है। ये उसके डिफरेंट आप समझ लें बिजनेसेस है। तो इवन दो एक इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, मींस डिग्री ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है। फास्ट फूड चेन की मिसाल ले लें, वेरी हाई कंपटीशन, वेरी हाई कंपटीशन, लेकिन फिर भी मैकडोनल्ड्स के प्रॉफिट्स जो हैं वो सुपीरियर हैं। मैकडोनल्ड्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो सुपीरियर हैं, ठीक है। दे हैव सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी, दे हैव हाई प्रॉफिटेबिलिटी। गॉट इट? जस्ट स्पेयर मी अ मोमेंट, एक मिनट दीजिएगा।
ओके जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। वेल अगेन नहीं, ये अब अगेन सेगमेंट है ना, ये सेगमेंटेशन की डिबेट है नवीद। अब देखें, है फास्ट फूड पिज्जा भी और बर्गर भी, लेकिन पिज्जा खाने वालों का सेगमेंट और है और फास्ट फूड ये बर्गर खाने वालों का सेगमेंट और है। ठीक है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। हर पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग चेन मिनरल वाटर में एंगेज नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये एक अलग डिबेट स्टार्ट हो जाएगी फिर इंशाल्लाह फाइनल्स में जब आप जाएंगे, व्हेन यू विल गो इन द फाइनल्स, बीएम फाइनल्स में, तब आप ये सारे सवाल आंसर होंगे। आई प्रिज्यूम कि आपने मार्केटिंग पढ़ी है, आपने शायद अंडरग्रेड किया है या व्हाट्सएवर, यू हैव सम गुड नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, दैट्स गुड टू नो। तो हाँ एग्जैक्टली अब ये पिज्जा बर्गर का भी कॉन्सेप्ट आ गया आहिस्ता आहिस्ता, ये चीज भी है एग्जैक्टली। तो द थिंग इज कि इस पे हम इंशाल्लाह डिबेट करेंगे फाइनल्स में। तो इस वक्त अगर हम अपने स्कोप में रहें डिस्कशन के, तो हमारी जो डिस्कशन का स्कोप है वो ये कहता है कि इंडस्ट्री आपकी अगर अट्रैक्टिव है, अगर आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, अमेजॉन व्हाट बिलाल कुडंट गेट योर क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे हैं? अमेजॉन की इंडस्ट्री क्या है? ये सर्विस सेक्टर है ना, इट्स सर्विस सेक्टर, सर्विसेज ऑफर, दे ऑफर सर्विसेज। तो बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री के कंपटीशन को ड्राइव करते हैं। एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, not all industries offer equal opportunity for sustained profitability, some are highly attractive, some are not much attractive, and competitive position within the industry, आपकी पोजीशनिंग डिटरमिन करती है कि आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे। अ फर्म में अर्न, ये एग्जैक्टली वही एग्जांपल जो भी दी है मैकडॉनल्ड्स की, अ फर्म में अर्न हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इवन दो द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज अनफेवरेबल एंड द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री इज मॉडेस्ट बाय हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द इंडस्ट्री। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। यानी एक अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर भी एक फर्म अपने हाई प्रॉफिट्स यील्ड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी कंपैरेटिव पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी कंपैरेटिव पोजीशन जो है वो कितनी स्ट्रांग है। अ फर्म कैन यील्ड हाई प्रॉफिटेबिलिटी इवन इन एन इंडस्ट्री वेयर देयर इज हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। हाई लेवल ऑफ कंपटीशन वाली इंडस्ट्रीज के अंदर भी फर्म्स हाई प्रॉफिट्स यील्ड कर सकती हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कंपैटिटिव एडवांटेज। अच्छा, अब ये दो लफ्ज हैं, कंपैटिटिव एंड स्ट्रेटजी, ये दो लफ्ज हैं यहाँ पे। लेट्स फर्स्ट डिफाइन दीज टू वर्ड्स वन बाय वन, ठीक है, इसके बाद इसको डिटेल में देखते हैं। लफ्ज है कंपैटिटिव स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट अ फर्म adopts to achieve long-term goals. लैग आ रहा है क्या? सबके एंड पे आ रहा है लैग? मैं एक मिनट स्क्रीन बंद करके दोबारा खोलता हूँ, मैं चेक करता हूँ। ओके जी, आई होप नाउ इट विल बी बेटर, बेहतर है। तो स्ट्रेटजी कहते हैं बेसिकली एक कोर्स ऑफ एक्शन को, स्ट्रेटजी कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन को दैट अ फर्म अडॉप्ट टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी is a course of action that makes an organization able to perform superior than its competitors. Competitive strategy कहते हैं
बेसिकली एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो आपको अपने कंपटीशन से बेहतर कर दे, इसे कहते हैं कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। कंपैरेटिव स्ट्रेटजी गिव्स फर्म कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव स्ट्रेटजी से फर्म्स को मिलता है कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेटजी को डिफाइन करें, इंशाल्लाह फाइनल्स में बीएम में आप पढ़ेंगे सिर्फ स्ट्रेटजी, पूरी फाइनल बीएम इस एक लफ्ज के गिर्द घूमेगी, एंड दैट इज स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी एक कोर्स ऑफ एक्शन कहलाती है जिसके थ्रू एक फर्म अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करती है। और कंपैरेटिव स्ट्रेटजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन एबल टू परफॉर्म सुपीरियर देन इट्स कंपैरेटर्स। और कंपैरेटिव स्ट्रेटजी से फर्म कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करती है, कस्टमर के माइंड में सुपीरियर पोजीशन हासिल करना, ठीक है। गेनिंग competitive advantage means to gain a superior position in minds of the customer। नेस्ले की पानी की बोतल जो है 19 लीटर की 4 गैलन की, ये आती है 240 रुपए की, 240 रुपीज की। और गोरमे की जो पानी की बोतल है 19 लीटर्स की 4 गैलन की, ये आती है 120 रुपीज की। इसी हाँ वो 240 250 की ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट। और नेस्ले की जो पानी की बोतल है वो आती है, गोरमे की आती है 120 की। इसी लाहौर में एक लेबोरेटरी है, PCSIR लेबोरेटरी, हाँ एग्जैक्टली। इस लेबोरेटरी ने दोनों पानी गोरमे और नेस्ले के पानी का मिनरल कंटेंट टेस्ट किया, तो पता लगा कि दोनों का मिनरल कंटेंट सेम है। लेकिन नेस्ले बिकता है 250 का, 240 का, गोरमे बिकता है 120 का। रीजन क्या है पीछे? एक लफ्ज में रीजन बताएं मुझे कि हाँ इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करो, गुडविल और बेहतर वर्ड यूज करें, ब्रांड। थैंक यू सो मच फरजीन। ब्रांड यस, ब्रांड बिकता है, ब्रांड बिकता है, ओके। सो ये ब्रांड जो है ये कंपैरेटिव एडवांटेज है। दिस ब्रांड इज कंपैरेटिव एडवांटेज दैट मेक्स इट सुपीरियर देन इट्स कंपैरेटर, इसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव स्ट्रेटजी का। और कंपैरेटिव, ये देखें, कंपैरेटिव एडवांटेज is an advantage that a firm has over its competitor which allow it to generate greater returns than they can। अपने कंपैरेटर से ज्यादा रिटर्न्स आप जनरेट करने के काबिल होते हैं। सो कंपैरेटिव एडवांटेज इज अचीव्ड बाय ऑफरिंग कंज्यूमर ग्रेटर वैल्यू। अब ग्रेटर वैल्यू किसी भी शक्ल में दे दें। ग्रेटर वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम, ग्रेटर वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ लो प्राइस, लो कॉस्ट, ग्रेटर वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी हाई है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप वैल्यू किसे कह रहे हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे वैल्यू चेन के अंदर। तो डिपेंड्स कि आप कस्टमर को ग्रेटर वैल्यू दे कैसे रहे हैं, हाउ आर यू गिविंग द कस्टमर अ ग्रेटर सेट ऑफ वैल्यू। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। ये असल सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर जो है वो सारी की सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कमेंट्री कह लें, दिस इज ऑल कमेंट्री, लेकिन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इस कमेंट्री के अंदर भी कॉन्सेप्ट है, इसको सिर्फ पढ़ जरूर दें एक दफा। असल सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पेपर में ये सवाल 2 दफा आ चुका है, बल्कि मेरे ख्याल है 3 दफा आ चुका है। लेट मी सी द पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स में आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, सो कंपैरेटिव स्ट्रेटजी का जो क्वेश्चन है ये देखें जी, जेनेरिक स्ट्रेटजी क्वेश्चन पेपर में मेरा ख्याल है कम से कम 2 दफा तो अपेयर हो चुका है, ठीक है, ट्वाइस। 9 नंबर का सवाल आया था, 9 मार्क्स। और आप देख लें रो काफी खाली है, इस दफा इसी की बारी है, इस दफा इसी की बारी। स्क्रीन ऑन है बेटा, स्क्रीन इज ऑन, ये देख रहे हैं आप, इस दफा इसी की बारी बन रही है। कब से ये वाला क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू प्रिपेयर दिस टाइम, ठीक है। ओके, लेट्स हैव अ 2 मिनट्स पॉज, अजान हो ले।
ओके जी। सो असल जो क्वेश्चन है वो ये है, और ये क्वेश्चन 2 दफा आ चुका है पेपर में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बेसिकली माइकल पोर्टर कहता है कि कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए फर्म्स के पास 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज की ऑप्शन है। इन्हें कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। 3 स्ट्रेटजीज होती हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो अपनी कॉस्ट को कट करके, कॉस्ट को कंट्रोल करके लो प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करती है, लाइक चाइना डज। चाइना अडॉप्ट्स कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। चाइना की ये स्ट्रेटजी, ठीक है। चाइना जो है इट अडॉप्ट्स कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। चाइनीज इंडस्ट्री ये वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है, ठीक है ना। कॉस्ट लीडर होने का मतलब होता है, बीइंग अ कॉस्ट लीडर मीन दैट यू आर एबल टू मेक एंड सेल द गुड्स एट अ वेरी लो कॉस्ट देन इट्स कंपेटिटर। दिस मीन दैट इफ यू विल सेल एट द सेम प्राइस, ठीक है, you can make higher profits, और if you are going to sell at lower price you can increase your market share। तो एक तीर से 2 शिकार कर लेते हैं आप। अगेन चूंकि उनका सेगमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे मतलब कॉस्ट को कट करने का मतलब ये नहीं कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उन्होंने क्वालिटी उसी सेगमेंट के लिए रखी हुई है जिसके लिए वो उस लो क्वालिटी प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, ठीक है ना। नहीं, प्राइस कट इज समथिंग डिफरेंट हुआ। प्राइस कट का मतलब है डिस्काउंट ऑफर करना। प्राइस कट का मतलब है डिस्काउंट ऑफर करना। देखें, निशात है, ठीक है, और एक XYZ टेक्सटाइल फैक्ट्री है। निशात क्या करता है, बल्क में प्रोड्यूस करता है, लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करता है, और वहां से वो अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कम कर लेते हैं रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। तो निशात इज एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइस देन गुल अहमद बिकॉज निशात हैज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन क्वालिटी, रादर दे हैव रिड्यूस्ड देयर कॉस्ट। हरी बात समझ में? आप जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे होते हैं उस सेगमेंट में आपने कॉस्ट कट करनी है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। वो प्राइस और क्वालिटी का कॉम्बिनेशन एक अलग फिनोमेना है, वो एक अलग चीज है, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी।
लेकिन उस अपने कंपेटिटर्स के अंदर रहते हुए अगर आप कॉस्ट कम कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट यू आर डूइंग बेटर देन योर कंपेटिटर्स, बिकॉज इफ यू आर लोअरिंग योर कॉस्ट you can make high profit selling at the same price, or you can increase your market share selling at a lower price than your competitor. आप सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे. एग्जैक्टली यानी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम करने के बजाय आप प्रोडक्शन में एफिशिएंट तरीकों से अपनी कॉस्ट कट करते हैं. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वालिटी कम नहीं करते, कॉस्ट कट करते हैं. ये बात समझ आ रही है आपको क्या? कैन यू गेट दिस पॉइंट? ठीक है ना? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो कॉस्ट लीडर होने का मतलब ये होता है, बल्क मीन्स लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना. पढ़ा होगा ना आपने इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट वो है बेसिकली कॉस्ट लीडरशिप. ठीक है, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप. व्हेन यू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज यू आर एबल टू रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट. ठीक है, एंड व्हेन यू आर एबल टू रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट ऑब्वियसली यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी. एग्जैक्टली, लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करके आपकी ओके जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन. एक्चुअली अ कॉलीग वाज हियर. आवाज आ रही है जी? कैन यू हियर? ओके, सॉरी. तो मैं बता रहा था बेसिकली कि लीडरशिप का मतलब कॉस्ट लीडर होने का मतलब ये होता है कि आप एक इंडस्ट्री के अंदर लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करके अपनी पर यूनिट कॉस्ट कम कर लेते हैं, so that you are able to increase your profitability even if you are selling at the same price. इसकी ऐसी मिसाल है, let's say like there are two companies, for example, दो कंपनीज हैं. let's draw a table. ओके, कंपनी ए है और कंपनी बी है. सेलिंग प्राइस कंपनी ए की जो है दैट इज लेट्स से ₹20 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. स्क्रीन नहीं आ रही? ओके, वेट अ मिनट. सॉरी. हाँ जी, अब आ गई. चलो,
सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कंपनी ए की फॉर एग्जांपल 15 रुपीज और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इसका फॉर एग्जांपल 5 रुपीज, ठीक है। कंपनी बी जो है दे आर सेलिंग एट द सेम प्राइस, इनकी भी सेम प्राइस है, लेकिन चूंकि ये बल्क प्रोड्यूसर्स हैं, लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करते हैं, क्वालिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है, दे हैव मेड देयर कॉस्ट रिड्यूस्ड बाय इवन 5 रुपीज फर्दर, तो 10 रुपीज पे कॉस्ट है, तो इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 10 रुपीज। अब अगर ये सेम प्राइस पे बेचेंगे सो एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर के ऊपर ये अपना प्रॉफिट हाई कर लेंगे, और अगर ये प्राइस कम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्राइस ले आते हैं 15 रुपीज पे, तो इनका प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनका जो है कंपनी ए के बराबर हो जाएगा, लेकिन इनका मार्केट शेयर बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि सारे कस्टमर्स ये अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्राइस कम करके इवन दो ईदर यू कैन इंप्रूव योर प्रॉफिटेबिलिटी एट द सेम प्राइस और यू कैन अर्न द सेम प्रॉफिट बट विद अ हायर मार्केट शेयर, इंक्रीज्ड रेवेन्यूज व्हेन यू लोअर योर प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो चीजें बेनिफिशियल हो जाती हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डूइंग समथिंग बेटर देन योर कंपैरेटर। फीचर्स ऐड करना प्रोडक्ट में, क्वालिटी ऐड करना प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स डालना, ठीक है, या एटलीस्ट ब्रांडिंग के थ्रू, अपनी मार्केटिंग के थ्रू, अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को एनहांस कर देना। इसी फीचर, वो फीचर्स जो कस्टमर वैल्यू करता है, वो फीचर्स जो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। हाँ, जैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप सुपीरियर मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं। ये कंपनीज जो ब्रांड एम्बेसडर्स यूज करती हैं, जो इदारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स को यूज करते हैं, ये इदारे वाला क्या करते हैं, सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं ना, बेसिकली कस्टमर के माइंड में अपनी परसेप्शन चेंज करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ऑब्वियसली, ठीक है ना। अच्छा, मोबाइल फोन के अंदर कोई नया फीचर ऐड कर देना, ये एक्चुअल एनहांसमेंट है, दैट इज एक्चुअल एनहांसमेंट, ठीक है, दैट इज एक्चुअल एनहांसमेंट। अच्छा, ब्रांडिंग के नए नए तरीके निकाल लेना, दैट इज सिंपल परसेप्चुअल एनहांसमेंट। बेसिकली एनहांसमेंट दो किस्म की होती हैं, एक होती है एक्चुअल एनहांसमेंट्स, एनहांसमेंट्स आर एक्चुअल एंड परसेप्चुअल। जैसे एप्पल क्या करता है, एप्पल मोबाइल फोन का मॉडल जब अपडेट करता है तो ये एक्चुअल एनहांसमेंट है, ठीक, जिसके अंदर कोई नया फीचर ऐड कर दिया, कैमरे की क्वालिटी बेहतर कर दी, व्हाट्सोएवर। और एप्पल जो है ये अपनी ब्रांडिंग करता है, मार्केट में कस्टमर के माइंड में अपना इमेज बेहतर करता है, ये परसेप्चुअल एनहांसमेंट होती है। तो दोनों चीजें डिफरेंशिएशन लेके आती हैं आपके लिए। बोथ ऑफ द फैक्टर्स ब्रिंग डिफरेंशिएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। और तीसरी स्ट्रैटेजी है फोकस। फोकस कहते हैं नीश मार्केटिंग को। ये वर्ड याद है, हमने ऊपर पढ़ा था नीश, हम इसके वर्ड यूज करते हैं नीश मार्केटिंग, टारगेटिंग अ वेरी स्मॉल अनअटेंडेड सेगमेंट ऑफ द मार्केट। एक बहुत छोटे अनअटेंडेड, यानी जिसे आज से पहले किसी ने टारगेट नहीं किया, जैसे फरारी है, जैसे हाँ यस, मोबाइल का जो कलर है दैट कैन बी वन ऑफ अ नीश। फॉर एग्जांपल कोई येलो कलर का आप मोबाइल निकाल दें तो ये नीश में जाएगा, ठीक है, दैट माइट बी नीश, ये नीश में कवर होगा। तो एक बहुत ही छोटे सेगमेंट को टारगेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देता है फोर्ड और एस्टन मार्टिन। अच्छा, फोर्ड को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें होंडा से और एस्टन मार्टिन को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें फरारी से, तो एग्जांपल समझ आ जाएगी। होंडा इज फॉर मैस मार्केट, सबके लिए है ना, मैस मार्केटिंग करते हैं। 15-20 लाख की गाड़ी है, बहुत सारे लोग परचेज करते हैं, सड़क पे हर दूसरी गाड़ी आप होंडा देखते हैं, ऐसा ही मैस मार्केटिंग है ना। लेकिन एस्टन मार्टिन जो है ये मैस मार्केट के लिए नहीं है, ये नीश मार्केट के लिए। फरारी की मिसाल ले लें, फरारी नीश मार्केट के लिए। Now both Ford and Aston sell car, but they do not compete with each other. A person thinking about buying a Ford Focus or Honda City would not see Aston Martin as an alternate product. या एक बंदा जो होंडा लेने के बारे में सोच रहा है वो फरारी को नहीं सोचेगा ऑल्टरनेटिवली। इसे कहते हैं नीश मार्केटिंग। रोलेक्स वॉचेस की मिसाल ले लें। अब केसीओ सबके लिए, केसीओ मैस मार्केट करते हैं, लेकिन रोलेक्स वॉच जो है दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच,
दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच, ठीक है ना। रोलेक्स का कोई कंपटीशन नहीं है। रोलेक्स डेटोना जो है उसकी कीमत आप सुने तो आप हैरान रह जाएं, वो 10 करोड़ की घड़ी है। इट कॉस्ट लाइक 100 मिलियन रुपीज डेटोना, ठीक है। उसमें जनाब डायमंड्स लगे हुए हैं उसकी जनाब। हाँ मतलब एग्जैक्टली आपको मैं बल्कि लेट मी शो यू रेंज ऑफ रोलेक्स। चलें आपको रोलेक्स की रेंज दिखाता हूँ, जरा आप उसकी कीमतें देखें और आप देखें कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो रोलेक्स वॉचेस पहनते हैं। लेट मी शो यू द रेंज ऑफ रोलेक्स वॉचेस। हाँ एग्जैक्टली ये आमिर खान भी यही कहता है 3 इडियट्स में है। आमिर खान का भी यही डायलॉग था, मेरे पास तो 500 की है, टाइम वही बताती है। लेट मी शो यू रोलेक्स वॉचेस प्राइसेस, यू वुड बी एस्टोनिश्ड। अगेन देखे ना, ये क्लास है ना। जो रोलेक्स घड़ी पहनेगा वो पहनेगा भी तो उसी क्लास में ना, बेसिकली उसी सेगमेंट के अंदर इस्तेमाल करेगा ना, जिसको जिनको पता है कि रोलेक्स वॉच क्या होती है, जिनको पता है कि इसकी वर्थ क्या होती है, ठीक है ना। जिन्हें पता है कि रोलेक्स जो है, अच्छा जी, ये रोलेक्स की एक सेकंड टीयर प्राइस रेंज है। सेकंड टीयर, ये रोलेक्स की सेकंड टीयर प्राइस रेंज है। $11,791 डेटोना, यानी ये कितने की बनती है? ये बनी तकरीबन आप समझ लें कोई 20 लाख रुपीज की, ठीक है। हाँ पठान से मिल जाती है जी। लोकल होलसेल मार्केट से मिल जाती है रोलेक्स आपको। एक सेकेंड, रोलेक्स वॉचेस, इसकी सबसे एक्सपेंसिव वॉच कौन सी? रोलेक्स की। ओके जी, रोलेक्स की सबसे एक्सपेंसिव वॉच यहाँ देखते हैं। हाँ जी, ये देखें कितने की घड़ी है जी ये देखें जी, ये है रोलेक्स की। रोलेक्स सब मरीन है। $2,34,000 कितने की बनती है जी? $2,34,000 मल्टीप्लाइड बाय 157, सिर्फ 3,67,38,00,000 की। ओके, ओनली 36 मिलियन है जी, सिर्फ 36 मिलियन की। एग्जैक्टली, सो दिस इज हाउ। अच्छा फिर इसके अलावा डेटोना $2,67,000 डेटोना। पर्ल मास्टर, ओके पर्ल मास्टर $2,77,000। ओके, $3,65,000। ओके, $3,65,000 की। $4,44,000, इसी $4,85,000। ऑयस्टर एल्बिनो कितने की है जी? $1.4 मिलियन, यानी $14 लाख की घड़ी है। $14 लाख की। कितने की बनी? तकरीबन 18 करोड़ रुपए की। 18 करोड़ रुपए की। क्वाइट अफोर्डेबल है। क्वाइट अफोर्डेबल। अच्छा और भी हैं, आगे देखें। ये देखें $5 मिलियन, $5 मिलियन। रोलेक्स कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी $17.8 मिलियन, $17,80,000। कितना बना? तकरीबन 24 करोड़ रुपए घड़ी की कीमत है, घड़ी की बेटा। इसे कहते हैं डिफ्रेंसिएशन, इसे कहते हैं फोकस, इसे कहते हैं नीश। अब 24 करोड़ की घड़ी मैं और आप तो नहीं पहनेंगे। इसी कौन पहनेगा? ये पहनेगा जनाब सऊदी प्रिंस पहनेगा। ये फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही कोई अमीर कबीर आदमी पहनेगा। डोनाल्ड ट्रंप पहन सकता है इसी। कोई महंगी दिखाऊं आपको? ओके, एनीहाउ, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, इसे कहते हैं नीश मार्केटिंग, दैट इज नोन एज नीश मार्केटिंग, ठीक। हाँ इतनी तो हमारी पूरी पाकिस्तान हमारी पूरी प्रॉपर्टी की वर्थ होगी इतनी, एग्जैक्ट। एनीहाउ चलें,